नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, एक आंख वाला गधा। एक आंख वाला गधा, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। पिछले अंक ठनठन गोपाल और डाकू फक्कड़ सिंह में हमने देखा कि लोहागढ़ का राजा दुर्जन सिंह अपनी प्रजा के दुख सुख का बहुत ध्यान रखता था। एक बार राजा ने अपने महामंत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को खोजकर लाने के लिए कहा जो उसके राज्य में हर तरह से संतुष्ट व प्रसन्न हो। अतः महामंत्री कुछ दरबारियों के साथ ऐसे व्यक्ति की खोज करता हुआ जा पहुंचा एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसका नाम ठनठन गोपाल था और जो फटेहाल होने पर भी अपने आप को किसी राजा से कम धनवान और सुखी नहीं समझता था। लेकिन जब महामंत्री ने उसे राजा के सामने पेश किया और उसके बारे में सब कुछ बताया तो राजा यह सोचकर उस पर क्रोधित हो उठा कि ठनठन गोपाल एक मूर्ख, कामचोर व आलसी आदमी है जो मेहनत करने से कतराता है। उस राज्य में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। परंतु जब राजा ने उसे सजा देनी चाहिए तो ठनठन गोपाल ने अपनी तेज बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस जैसा बुद्धिमान पूरे विश्व में कोई दूसरा नहीं है और वह चाहे तो दिमागी मेहनत करके राजा का सारा खजाना तक पा सकता है। इस पर राजा ने उसकी परीक्षा लेने की गर्ज से उसे बिना धन खर्च किए और बिना चोरी किए एक जोड़ी बैल लाने के लिए कहा और ठनठन गोपाल ने वास्तव में राजा के कहे अनुसार एक जोड़ी बैल लाकर राजा को दे दिए। तब राजा समेत सभी दरबारी ठनठन गोपाल की बुद्धि का लोहा मान गए। उस देश में उस समय डाकू फक्कड़ सिंह ने बहुत उधम मचाया हुआ था। वह उजाड़ जंगल में ही कहीं रहता था। ठनठन गोपाल की बुद्धिमानी को देखकर महामंत्री चक्रध्वज ने डाकू फक्कड़ सिंह को पकड़ने की एक योजना राजा को बताई और राजा ने उस योजना के अनुसार ठनठन गोपाल को एक नौलखा हार, 4 लाल और एक बेशकीमती हीरा देकर उजाड़ जंगल से होकर पड़ोसी देश शिव घाटी भेजा। लेकिन जब ठनठन गोपाल उजाड़ जंगल में पहुंचा तो वहां एक आंख वाले गधे ने वह पोटली निगल ली जिसमें राजा का धन रखा था। फिर अभी वह उस गम को बर्दाश्त भी नहीं कर पाया था कि तभी डाकू फक्कड़ सिंह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास कुछ न पाकर वे उसे लेकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। अब आगे न जाने क्यों एक आंख वाले गधे को ठनठन गोपाल की हालत पर तरस आ गया और वह भी उन डाकुओं के पीछे चल पड़ा। डाकू ठनठन गोपाल को लेकर अपने गुप्त अड्डे में अपने सरदार के पास पहुंचे। सरदार, यही है वह व्यक्ति जिसके बारे में तुमने कहा था। लेकिन सरदार, इसके पास से तो हमें कुछ नहीं मिला। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरी ज्योतिष विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। आहा, कितना सजीला नौजवान है। लेकिन अफसोस, पता नहीं बापू इसे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं। परंतु इस बार ऐसा ही हुआ है सरदार। हम इसकी अच्छी तरह तलाशी ले चुके हैं। लगता है तुम्हारी ज्योतिष विद्या में जरूर कहीं भूल हुई है। बंद करो अपनी बकवास, अभी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। यह मूर्ख मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। क्यों बे छोकरे, सच सच बता, तेरा नाम ठनठन गोपाल ही है ना? यह बिल्कुल सच है सरदार। तुझे राजा दुर्जन सिंह ने ही काफी सारा धन देकर जंगल पार शिव घाटी के राजा को देने के लिए भेजा था ना? बिल्कुल सरदार, यह भी सच है। क्यों रे लड़को, देख रहे हो मेरी ज्योतिष विद्या का चमत्कार? जैसा मैंने कहा था वैसा ही इसने कहा है ना? हाँ सरदार, लेकिन ठहरो, अभी तुम्हें उस धन के बारे में भी मालूम हो जाएगा। देखो बच्चे, अभी तक तुमने सच कहा, इससे हम तुमसे प्रसन्न हैं। अब तुम सच सच यह भी बता दो कि नौलखा हार, 4 लाल और बेशकीमती हीरा तुमने कहाँ छुपाए हैं, तो हम तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देंगे। वरना सरदार, यह सच है कि नौलखा हार आदि मेरे पास थे, लेकिन जब मैं जंगल में एक जगह आराम कर रहा था तो एक गधा उन्हें घास समझकर चर गया। बंद करो अपनी बकवास और चुपचाप उस धन के बारे में बता दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। सरदार, मैं जानता हूँ कि आपके दांत बड़े पैने और मजबूत हैं, मुझे और मेरी हड्डियों को अच्छी तरह चबा सकते हैं, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह भी सच है। विश्वास ना हो तो अपनी ज्योतिष विद्या से मालूम कर लो। ओह हाँ, अभी मालूम करता हूँ। डाकू फक्कड़ सिंह उसी समय ध्यानमग्न हो गया। देखना यह है कि यह ज्योतिष विद्या का ज्ञाता असलियत का पता लगा पाता है अथवा नहीं। शीघ्र ही। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सरदार? ऐसा पहली बार हो रहा है। वह धन वास्तव में इसके पास नहीं है, लेकिन मैं यह पता लगाने में भी असमर्थ रहा हूँ कि वह धन इसने कहाँ छिपाया। मैंने छिपाया नहीं है सरदार, मैं सच कह रहा हूँ कि उस धन को एक गधा चर गया है। अरे मक्कार, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। यदि वह धन कोई गधा खा गया होता तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से उसका पता लगा लेता। वह धन किसी गधे ने नहीं खाया, बल्कि तूने ही किसी ऐसी जगह छिपाया है जो मेरी ज्योतिष विद्या की सीमा से बाहर है। सच सच बता,
कहाँ छिपाया है तूने वह धन, वरना मैं तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। मेरी बात पर यकीन करो सरदार, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम यूं सच नहीं बोलने वाले, ठहरो, मैं अभी तुम्हारा सही इलाज करवाता हूँ। छोकरो, बाहर मैदान में अलाव जलाओ और इसे एक बल्ली से बांधकर जंगली सुअर की तरह भूनो, तब यह अपने आप सब कुछ बता देगा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। तुरंत सरदार के आदेश का पालन हुआ और हाय, मर गया बेचारा, काश मैं इसे किसी तरह बचा पाती। अरे मूर्ख, यदि तुझे धन से ज्यादा अपने प्राण प्यारे हैं तो अब भी सच बता दे कि तूने वह धन कहाँ छिपाया है। उफ, यह तो सच की जगह झूठ ही बोलना पड़ेगा, तब ही जान बच सकती है। ठहरो सरदार, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें उस धन के बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पर, तुम जैसे लोगों का इलाज मैं अच्छी तरह करना जानता हूँ। बताओ, कहाँ छिपाया है तुमने वह धन? पहले मुझे इस अलाव से बाहर करो, फिर सब कुछ बता दूंगा। नहीं, पहले तुम्हें उस धन के बारे में बताना होगा। जिद मत करो सरदार, वरना याद रखना, यदि मैं मर गया तो वह धन तुम भी जीवन भर नहीं पा सकोगे। साला कह तो ठीक ही रहा है, अगर कमबख्त मर गया तो मुझे एक बड़े खजाने से व्यर्थ ही हाथ धोने पड़ेंगे। ठीक है, खोल दो इसे। फक्कड़ सिंह के आदमियों ने ठन गोपाल को बंधन मुक्त कर दिया। हाँ, अब बताओ, तुमने वह धन कहाँ छिपाया है? मुझे कुछ दिन का समय ले लेना चाहिए ताकि इनके चंगुल से निकल भागने का कोई उपाय ढूंढ सकूं। वैसे भी मेरी धमकी सरदार पर असर कर चुकी है, अब यह मुझे इतनी जल्दी मारने से रहे, सरदार को मुझे समय देना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो मक्कार, जल्दी बताओ, कहाँ छिपाया है तुमने वह धन? सरदार, उस धन के बारे में मैं तुम्हें आज से ठीक 4 दिन बाद बताऊंगा, जब तक मुझे अपने यहाँ आराम से रहने दो। क्या मतलब? मतलब ये है सरदार कि घर से चलते हुए मुझसे मेरे गुरु ने यह कहा था कि यदि सफर के दौरान तुम कभी किसी ऐसी ही मुसीबत में फंस जाओ तो कम से कम 4 दिन का समय अवश्य लेना, वरना तुम उसी दिन मर जाओगे। और हो सकता है सरदार कि धन का पता चलते ही तुम इसी समय मुझे मौत के घाट उतार दो, इसलिए मैं गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन किसी भी हालत में नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैं चाहूँ तो धन प्राप्त किए बिना ही तुम्हें इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ, और हो सकता है 4 दिन बाद धन का पता मिलने के बाद भी तुम्हें मार डालूं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सरदार कि तुम बिना धन पाए मुझे हरगिज नहीं मारोगे। आखिर वह धन कोई छोटा मोटा नहीं है, लाखों स्वर्ण मुद्राओं का है जो तुम्हें मुफ्त में मिलने वाला है। फिर 4 दिन बाद तो मुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती, ऐसी मेरे गुरु की भविष्यवाणी है। आखिर वे कोई छोटे मोटे ज्योतिषी तो है नहीं। ओह, कुछ सोचने विचारने के पश्चात, बलवान सिंह, तुम इसे कमरा नंबर 4 में ले जाओ और वहीं इसे ठहराओ। हम 4 दिन इसके उत्तर का इंतजार करेंगे। सरदार, तुम व्यर्थ ही इस धूर्त की बातों में आ रहे हो, तुम मुझे आज्ञा दो, मैं अभी इससे सब कुछ उगलवा लेता हूँ। मार के आगे तो भूत भी भागता है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी ज्योतिष विद्या भी इसके ऊपर अत्याचार करने को मना कर रही है, अतः जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। हाँ, यदि चौथे दिन इसने हमें धन का पता नहीं बताया तो फिर इसका भगवान भी इसे मौत से नहीं बचा पाएगा। ठीक है सरदार, जैसा तुम उचित समझो। छोटा सरदार बलवान सिंह उसी समय ठन गोपाल को कमरा नंबर 4 में छोड़कर वापस लौट गया। तब, सुनो बेटी कामिनी, आज से 4 दिन तक के लिए उस कैदी के खाने पीने और सुख सुविधा की जिम्मेदारी तुम पर है। उसकी देखभाल एक मेहमान की तरह ही करना। जी बापू। डाकू फक्कड़ सिंह की बेटी कामिनी, जो पहली नजर में ही ठन गोपाल पर मोहित हो चुकी थी, अपने पिता का आदेश सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो उठी। आहा, कम से कम 4 दिन तक तो मुझे उस नौजवान के पास रहने का मौका मिलेगा। तभी डाकू फक्कड़ सिंह ने अपने अन्य साथियों को संबोधित किया। साथियों, 10 आदमी यहाँ की निगरानी करेंगे, बाकी सब मेरे साथ चलो। मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि एक और धनी शिकार हमारे इलाके में प्रवेश कर चुका है। हुर्रे! उसके बाद वहां 10 आदमियों को छोड़ सभी डाकू फक्कड़ सिंह के नेतृत्व में वहां से एक दिशा में चल पड़े, जबकि कामिनी 10 व्यक्तियों के साथ अड्डे पर रुकी थी। अपने पिता के वहां से जाते ही वह भोजन लेकर ठन गोपाल के पास पहुंची। लो, खाना खा लो। यदि इस लड़की को किसी तरह अपने प्रेम जाल में फंसा लिया जाए तो यहाँ से आसानी से निकला जा सकता है। और कुछ सोचकर वह बोला, खाना? यहाँ जान पर बनी है और तुम खाने की बात कर रही हो, यहाँ भूख किसे है? ठन गोपाल को उदास और परेशान देखकर डाकू की बेटी विचलित हो उठी। मैं जानती हूँ कि तुमने बापू से झूठ बोलकर अपनी जान बचाई है। दरअसल तुम बापू को उस धन का पता बताना ही नहीं चाहते। क्या तुम अपने पिता से भी ज्यादा ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखती हो? नहीं, मैं ज्योतिष विद्या के विषय में कुछ नहीं जानती, यह मेरा विचार है। तो सुनो, तुम्हारा विचार तुम्हारे पिता के अनुसार ही गलत है। ना तो मेरे पास वह धन ही है
और न मैंने उसे कहीं छिपाया है। वह धन वास्तव में एक गधा खा गया है। ओह, तब तो तुम्हारी जान वास्तव में खतरे में है। असलियत का पता चलते ही बापू तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सच, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। जब मुझसे इतनी ही हमदर्दी है तो तुम यहाँ से भागने में मेरी मदद क्यों नहीं करती? बेकार में हमदर्दी जताने का नाटक क्यों कर रही हो? काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं। बापू के आदमी अड्डे के चारों ओर नाकेबंदी किए रहते हैं, वरना मैं भी कब की यहाँ से भाग चुकी होती। क्या? हाँ युवक, यह सच है। मैं स्वयं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी गंदी जिंदगी से उकता चुकी हूँ। कामिनी की बात सुनकर ठनठन गोपाल किन्हीं विचारों में खो गया। उधर बाहर, अरे वह देखो, एक गधा हमारे किले में घुस आया है। एक आंख वाले गधे को देखकर उनका साथी डाकू चौंक उठा। ओह, एक आंख वाला गधा! क्या बात है रघु, तुम उस गधे को देखकर चौंके क्यों? तुम्हें शायद उस कैदी ठनठन गोपाल की बात ध्यान नहीं। वह बार बार यही कह रहा था कि उसके पास जो धन था उसे एक आंख वाला गधा खा गया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह वही गधा है? शायद। यदि ऐसी बात है तो चलो उसे पकड़ते हैं। यदि धन उसी के पेट में हुआ तो चीर कर निकाल लेंगे। ठीक कहते हो, चलो। यदि वास्तव में उसके पेट में हमें वह धन मिल गया तो सरदार खुश हो जाएगा। तीनों डाकू अपनी अपनी तलवारें संभाल कर एक आंख वाले गधे की ओर दौड़ पड़े। अब यह और बात थी कि उन्हें अपनी ओर आते देखकर एक आंख वाला गधा भी चौकन्ना हो उठा था। जरूर वे मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं ताकि मेरे पेट से वह अमूल्य धन निकाल सके। बेचारे। और जैसे ही वे डाकू गधे के करीब पहुंचे, आह, उफ! एक आंख वाला गधा वास्तव में उन दोनों डाकुओं के लिए एक जबरदस्त लड़ाका साबित हुआ। हाय, बचाओ! उफ, मरा! बचाओ! अपने साथियों की चीख सुन आसपास मौजूद अन्य डाकू दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। अरे, वह गधा तो हमारे साथियों की पिटाई कर रहा है। कमबख्त की इतनी हिम्मत कि हमारे अड्डे में घुसकर हमें ही ललकारे। आओ, चलकर उसकी खबर लेते हैं। परंतु जैसे ही वे भी गधे के निकट पहुंचे, हाय, उफ, अरे बाप रे, मर गया, आई! और एक आंख वाला गधा उन पर आक्रमण करता हुआ, उन्हें छकाता हुआ उनके अड्डे में इधर उधर दौड़ने लगा। पकड़ो, मारो, बचकर नहीं जाना चाहिए। उधर कमरे के भीतर कामिनी ठनठन गोपाल को भोजन करा रही थी। पकड़ो, बचकर जाने न पाए। ओह, यह शोर कैसा? दोनों तुरंत कमरे से बाहर निकले। अरे, यह क्या हो रहा है? यह गधा यहाँ कहाँ से आ गया? आहा, यह तो वही एक आंख वाला गधा है जिसने मेरी धन की पोटली निगल ली थी। क्या तुम सच कह रहे हो? झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह यहाँ कैसे आ गया। लगता है यह कोई साधारण गधा नहीं है। तभी गधे की भी नजर ठनठन गोपाल पर पड़ी। वह रहा खजाने का स्वामी। मौका अच्छा है, मुझे उसे लेकर निकल भागना चाहिए। और गधा पलक झपकते ही ठनठन गोपाल के पास पहुंच गया। दोस्त, जल्दी से मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, वरना फिर तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। आए, तुम इंसानी बोली भी जानते हो? कौन हो तुम? बेकार की बातों में समय मत गवाओ दोस्त, समय कम है। जल्दी से मुझ पर सवार हो जाओ, बाकी की बातें बाद में होंगी। ठीक है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।